है गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा। और दोस्तों, जो भी बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 या डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास का पूरा A to Z कंप्लीट, जो 6 से लेकर 12 तक में जितनी भी चीज़ें क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर से, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज़ के नाम से जो जाना जाता था, उसको 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्तांतरित करके एक रॉयल चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो गया हमारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक। सेकंड है, किस युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी? भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी, वो किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो इसका सीधा सा आंसर है, आप सब जानते होंगे, वो था प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1757 जब हुआ था, उसके बाद भारत में अंग्रेजों को जो है साम्राज्य को बढ़ावा मिला था। ठीक। थर्ड है, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी थी? वो कौन सा युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसपे वो विजयी हुई, तो उसमें भारत में व्यापार तो किया ही, साथ में भारत पे शासन भी करने लगी? तो वह कौन सा था? बक्सर का युद्ध 1764। कौन सा? बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद है 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान किया गया था? जो दीवानी अधिकार था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, वो किस जो बादशाह थे, कौन से बादशाह थे जिसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो कौन से थे? वो शाह आलम द्वितीय थे। जो कौन से मुगल बादशाह थे? कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जिन्होंने 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार दिया। ठीक। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका के द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो वो था 1764 में, बक्सर युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ? भारत में सबसे पहले लिखित और विधायिका के द्वारा पारित, लिखी हुई थी और विधायिका के द्वारा पारित था कानून, उसके अनुसार जो है शासन करने का मार्ग बताया गया। ठीक। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कि क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? ये आप सब जानते होंगे। आप सब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 3 बीपीएससी 4 का। अभी आपने बीपीएससी 3 का पेपर देखा होगा, किस लेवल का पेपर था? दैट वाज, वी कांट से दैट इज मॉडरेट, दैट इज टफ, दैट इज टफ। ओके, सो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है बीपीएससी 3 बीपीएससी 4 के लिए, बिकॉज बीपीएससी 3 का पेपर जो है कैंसिल हो चुका है। अब उसका दोबारा एग्जाम होगा। अब जब भी एग्जाम होगा, कब डेट अनाउंस होगा वो हम देखते हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 को था, उसको किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, वो था हमारा लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। कौन था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। ठीक है। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ हुआ? जो भारत के राज्य थे उस पर संसद ने अपना काम करना कब से शुरू किया? ठीक है, वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसके बाद जो भारत के जितने भी राज्य थे उसमें संसद अपना नियंत्रण करने लगी। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल, जो कि फोर्ट विलियम के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वो था हमारा वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को जो है प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और
इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। वो था हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, उसी के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया। ठीक है, उसके कार्यों को नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली था, इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ओके, नेक्स्ट वन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? वो था हमारा बम्बई एवं मद्रास। बम्बई एवं मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट है, एक एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? वो था हमारा 10 लाख पाउंड। आपको तो ये सारी चीज़ें एक तरह से याद हो गई होगी क्योंकि आपने बीपीएससी 3 का एग्जाम अभी दिया है। इसके पहले आपने 2 का भी दिया होगा, 1 का भी दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होगा तो कोई नहीं, आप जान लीजिए, नया नहीं है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? वो था हमारा 10 लाख पाउंड का कर्ज जो है कंपनी ने मांगा था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो हमारा नॉर्मल सा है 1774। देख रहे हैं आप 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने कितने सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ पे आपको अपना कमांड बना के रखना, क्योंकि बीपीएससी जो है इस बार लेवल और ज़्यादा टफ करने वाला है। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों को एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था? वो तो हमारा रेगुलेटिंग है 1773। 1773 में ही जो है 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और परिषद के साथ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार दिया गया। कौन सा एक्ट? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होंगे। एक हमारा मुख्य होगा और 3 अपर होगा। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑफकोर्स जो भी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारी पहले के टाइम में कोलकाता या सूरत में ही हुई है, तो ये हमारा कोलकाता में हुआ है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट थी और इसमें एक न्यायाधीश और 3 जो है अपर न्यायाधीश होते थे। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारा कहाँ हुआ था? तो वो हमारा हुआ था कोलकाता में। होप कि आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? अगर हमने सुप्रीम कोर्ट पे ही जो है हमें मतलब नहीं है बिलीव, हम उसी के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, तो कहाँ करेंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना है, नहीं हमें नहीं लगता कि ये जो है न्याय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हम उसके विरुद्ध कहाँ पे अपील कर सकते थे उन दिनों? तो वो हमारा है प्रिवी काउंसिल में। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में। ठीक है, 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो सर एलिजा एम्पे थी। कौन थी? सर एलिजा एम्पे। हमने देखा 1774 में मुख्य न्यायालय जो है स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य अपर न्यायाधीश होते थे। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो हमारे सबसे पहला नंबर 1774 में हमारा पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक, देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और ये जो चीज़ वीडियो जो है आप एक से 2 बार देखिएगा तो आपको चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएगी। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड में देखिए और सेकंड टाइम क्या कीजिएगा, डबल की स्पीड में आप देख लीजिएगा। आप देखिएगा कि आप समझिएगा कि ये जो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हमने पारित किया था उसमें हम देखो, हम कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। हम कुछ भी कर लें उसमें कहीं ना कोई गलती ज़रूर होती है। उसी तरह से जो है रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, है ना? ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलती होता है। कोई भी काम हम अच्छे से अच्छे तरीके से करें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। ठीक है, उसी तरह से पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट में हम जो भी गलतियाँ कर दी हैं या त्रुटियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रिवी काउंसिल क्या होता है। प्रिवी काउंसिल
प्रिवी काउंसिल वही जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मुख्य जो न्यायालय है उनके अगर हम फैसले नहीं मानते हैं, हमें लगता है कि वो नहीं सही निर्णय दे पाया है, तो उसके विरुद्ध हम अपना कहाँ पे जो है अपील कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। प्रिवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1949 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है। यही जो हमने इसके बारे में अभी जाना है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी गलतियां थी उसको हम कैसे दूर करते हैं, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। ठीक है। जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। सॉरी। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस बारे में हम देखते हैं। तो हमने पहले ऊपर देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के में जो भी बातें हुई थी उसी के थ्रू जो है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। उसी के थ्रू हमारा इसमें बताया गया है कि एक मुख्य न्यायालय होगा, न्यायाधीश होगा और 3 जो है अपर न्यायाधीश होंगे। ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। आइए हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, तो 1773 में। कहाँ, तो कलकत्ता में। ठीक है। परिणाम स्वरूप सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1774 में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। यह एक अभिलेख न्यायालय था और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा करता था। हर चीज में लिखित रूप से प्रस्तुत हुआ करती थी। ठीक है। और सर एलिजा इम्पे जो थी हमारी मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्सवर्थ, स्टीफन सीजर, लीमेंस्टर और जॉन हाइट को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक दीवानी नामाकरण, यहाँ देखो, यहाँ जो है पहला हमारा कौन था, जो मेन था वो हमारा सर एलिजा इम्पे थी। ठीक। और जो 3 अन्य थे वो हमारे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर्स एंड जॉन हाइट थे। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक दीवानी नवाधिकरण संबंधी तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई पर निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। उसे रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। वैसे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अक्टूबर 1937 को की गई थी। सर मॉरिस गेयर को संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब जरा सा ये जान लेते हैं। आपको जो है फोटो क्लियर नहीं आ रही होगी लिखे हुए शब्द, तो कोई नहीं, मैं आपके लिए इसको रीड कर देती हूँ। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एक विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, वो हमारा क्या था, कलकत्ता सरकार। कौन सी सरकार, कलकत्ता की सरकार को। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था, वो हमारा क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है। कि अगर हमें कुछ गलतियां हैं तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है, उसको त्रुटि को कैसे पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है। उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कि क्या है। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड
या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति का नियंत्रण करना था। तो वो कौन सा था? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बनाया गया जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया था, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या था? डायरेक्टर्स की नीति का नियंत्रण करना। ठीक। पीट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पीट के नाम पे रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? तो वह उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वह जनवरी 801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी हमारी 6। ठीक है। नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति के द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? वो हमारा द्वैध शासन व्यवस्था बोला गया। ठीक है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट के द्वारा की गई थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? तो अब उनकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाने लगी। किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाने लगी। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी के शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन एवं नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? अब राजनीतिक और व्यापारिक दोनों अलग अलग हो गए। वो क्या था? हमारा पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में क्या हुआ? कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश शासन के निर्देशक और नियंत्रण में आ गया। अब ब्रिटिश लोग ही इसको अपने हिसाब से चलाने लगे और इसके तहत ही व्यापारिक और राजनीतिक कार्यालयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है। पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए। कब से? तो पीट्स इंडिया एक्ट के बाद से। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों के द्वारा किया जाने लगा। जो भी कंपनी कहती थी उसी के हिसाब से हमारा व्यापारिक कार्य होते थे। परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। कि जैसे कि आपने जाना कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। तो जो हमारा व्यापारिक कार्य था वो कंपनी के निर्देश के हिसाब से होता था, लेकिन जो हमारा राजनीतिक कार्य था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से हमारे जो भी नियंत्रण निरीक्षण किए जाते थे। ठीक है। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी हमारी 4 से 3 कर दी गई थी। पहले 4 थी, अब उसे 3 कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो भी शक्ति थी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसके परिषद की संख्या जो पहले हमारी 4 थी उसकी 3 कर दी गया। मान लो कोई काम है वो 4 लोगों में है। ठीक है। मान लो कोई भी काम है वो 4 लोग कर रहे हैं। अगर हम इसे 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स वो काम तो क्या होगा? बढ़ जाएगा एक एक पर्सन के ऊपर, क्योंकि तीनों का अपना अपना कार्य तो है, लेकिन इसका कार्य का भी 3 पार्ट होकर एक एक पार्ट सबके ऊपर चला जाएगा। वही है, इसमें वही चीज़ बताई गई है कि गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए 4 से 3 कर दी गई सदस्यों की संख्या। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा 1786 का एक्ट। क्या है? 1786 का एक्ट। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? वो था 1786 के एक्ट में। 1786 के एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल जो भी होंगे अपने परिषद के बहुमत के बावजूद भी वो निर्णय ले सकेगा। ठीक है। 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। गवर्नर जनरल थे और मुख्य सेनापति थे, इन दोनों को क्लब करके एक कर दिया गया। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? वो थी हमारी कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस की नियुक्ति की गई थी। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा चार्टर एक्ट के बारे में, 1793 वाले। ठीक है। चार्टर एक्ट हमारे 4 हुए थे, तो 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो वो था हमारा 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? वो थी हमारी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होंगे, उनके कर्मचारी होंगे, उनके वेतन सभी जो है भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई थी? वो थी हमारी मद्रास, कोलकाता और मुंबई। मद्रास, कोलकाता और मुंबई के जो अधिनियम मुंबई जो थे, इसमें नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब हम जानते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्टर एक्ट 4 बार हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 4 बार हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। इससे पहले हमने 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुत्ता का दावा किया गया था? तो वो था हमारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया? तो वो थे हमारे 1,00,000 रुपए। 1813 के चार्टर एक्ट था, उसने क्या किया? भारत के निवासी के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का बजट तैयार किया। आइए अब हम थोड़ा सा द्वैध शासन की पद्धति के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन पद्धति एक ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी की जो व्यवस्था के द्वारा शासन केस किया जाता है, इसे दो स्वतंत्र प्राधिकारियों द्वारा सत्ता का संचालन भी कहा जा सकता है, कि दो लोगों के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। द्वैध शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश संपादन लियोनिस कॉर्टेस ने किया था। बाद में यह सिद्धांत 1919 में भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। वैसे भारत में सबसे पहले द्वैध शासन बंगाल में 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के अंतर्गत लगाया गया था। इसके तहत भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। द्वैध शासन पद्धति के अनुसार प्रांतों में शिक्षा, स्वास्थ्य शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि तथा सहकारिता आदि विभाग का प्रशासन मंत्रियों को हस्तांतरित किया गया। ये मंत्री प्रांतीय विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते थे और विधानसभा प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर राजस्व, कानून, न्याय, पुलिस, सिंचाई, श्रम तथा वित्त आदि विभाग का प्रशासन गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के द्वारा सुरक्षित रखा गया था। ये सदस्य के द्वारा मनोनीत होते थे और उन्हीं के लिए उत्तरदायी होते थे। विधानसभा के प्रति न ऐसी स्थिति में प्रांतीय विभागों को खर्च के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल के सदस्यों मुंह देखना पड़ता था। इस शासन पद्धति पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1993 भी शामिल किया गया। इसके तहत इसको लागू करने की व्यवस्था की गई, लेकिन 1935 का नया शासन विधान कभी पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद भारत का नया संविधान बनने के बाद पुराने शासन विधान और द्वैध शासन पद्धति का स्वतः ही अंत हो गया। ठीक है, जब स्वतंत्रता के बाद नया शासन बना तो पुराने वाला अपने आप ही खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 1813 चार्टर के अकाउंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किस धर्म के प्रशासक मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म के प्रसार की सुविधा प्रदान की गई? वह थी हमारा ईसाई धर्म। क्या था? ईसाई धर्म। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो कौन सा एक्ट था? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो कंपनी का हमारा व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? वो था हमारा चाय और चीनी के व्यापार पर। 1813 एक्ट के तहत
ब्रिटिश कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया और ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन चाय एवं चीनी के व्यापार पर उनका एकाधिकार अभी भी बना रहा। लेकिन अब जो नेक्स्ट चार्टर आएगा 1833 उसमें जो है चाय चीनी के अधिकार भी उनसे ले लिए जाएंगे। तो कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? तो वो थी क्रमशः हल्बरी कॉलेज और एडिस्कॉम स्कूल। तो सैनिक की जो ली गई थी हल्बरी कॉलेज से और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ली गई थी एडिस्कोप स्कूल से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार की भारत में लागू किया गया? वो था हमारा 1833 ई के चार्टर एक्ट के द्वारा। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि 1833 ईस्वी में जो चार्टर आया था उसके तहत चाय और चीन का व्यापार का अधिकार भी ब्रिटिश कंपनी से ले लिया जाता है और ये निःशुल्क कर दिया जाता है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी जाती है? तो वह थी प्रशासनिक निकाय के रूप में। क्या? प्रशासनिक निकाय के रूप में। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वो था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामकरण किया गया। मतलब बंदा वही था, पर्सन वही था, लेकिन अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के बजाय भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? वो थी हमारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश की जो जनता थी बिना लाइसेंस के भारत में भूमि परचेज कर सकती थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा किस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं रहेगा? तो वो थी हमारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश, रंग, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य विधि सदस्य के रूप में की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य कौन था? तो था हमारा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को प्रथम गवर्नर जनरल के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड जो मैकाले थे हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों पर का मंत्री होने लगा? जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो किन विषय पर मंत्री होने लगा? तो वो था हमारा भारतीय विषयों का। जो भी हमारे भारतीय विषय थे उसके ऊपर अब वो मंत्री होने लगा, जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रेसिडेंट का काम किया करते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो वो था हमारा दास प्रथा। दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा है 1853 का चार्टर एक्ट। ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। तो बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो थी हमारे 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1873 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी हमारी 12 सदस्यों की संख्या थी। जो हमारा ठीक है 1853 में जो चार्टर एक्ट हुआ उसके तहत भारत के लिए क्या हुआ? फिर अलग से विधान परिषद की स्थापना हुई और उस विधान परिषद में जो भी सदस्य थे उस टाइम हमारे कितने हुआ करते थे? तो वो थे हमारे 12। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो वो था हमारा विधि के सदस्यों को। कौन? विधि के सदस्यों को जो है परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को जो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? तो वह हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो थे
भारत के गवर्नर जनरल जो हमारे थे, विधान परिषद के द्वारा पारित जो भी थे हमारे विधेयक को वीटो कर सकते थे। ठीक है, वीटो कर सकते थे। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। विधान परिषद में जो हमारा वाद विवाद का प्रारूप था वह मौखिक था। परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी थी, गोपनीय या सार्वजनिक? वो हमारी थी सार्वजनिक। क्या थी हमारी? सार्वजनिक। विधान परिषद में जो वाद विवाद का प्रारूप था हमारा मौखिक, हम मुंह से बोलते थे। ठीक है, और जो हमारी प्रकृति थी उसकी वो थी सार्वजनिक। ठीक। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? तो वो थी हमारी भारतीय सिविल सेवा। क्या थी? भारतीय सिविल सेवा के तहत 1853 के जो चार्टर एक्ट हुआ उसमें भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत हुई। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया था, वो था हमारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए सबसे पहले प्रयास शुरू हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? तो था हमारा 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक अलग विधानमंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो वो था हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में स्वीकार किया गया। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत के लिए पृथक विधायी विधान परिषद, भारत के लिए अलग से विधान परिषद की आवश्यकता कब पड़ी, कब लागू हुआ? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में 12 सदस्य होते थे। ठीक, जैसा कि हमने बताया 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, मुंबई एवं आगरा इन 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। अब हम थोड़ा सा दास प्रथा और उस पर प्रतिबंध के बारे में जान लेते हैं। दास प्रथा प्राचीन काल से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में व्यापक रही है। माना जाता है कि चीन में 18वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुलामी प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी इसका जिक्र किया गया है। भारत में मुस्लिम के शासनकाल में दास प्रथा में बहुत ही वृद्धि हुई। यहाँ तक कि दासों को नपुंसक तक बना डालने की क्रूर प्रथा का प्रारंभ हुआ। यह प्रथा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के उपरांत काफी दिन तक चलती रही। सन 1807 में ब्रिटेन ने और 1808 में अमेरिका कांग्रेस ने दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने अपने देशों में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 1833 का यह कानून पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इसके बाद 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल में भारतीय दासता अधिनियम पारित कर इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य द्वारा शासन की बागडोर को संभालने गई? वो थी हमारी क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ठीक, और अब
ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य के द्वारा शासन की बागडोर को संभाली गई। ठीक है। 1858 के अधिनियम को किस नाम से पारित किया गया? जो हमारा 1858 का अधिनियम था उसे हम एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 के अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। 1858 के अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक। 1858 में भारत का प्रशासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया। इस परिषद का अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? तो वह था मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव। 1858 में भारत का प्रशासन साम्राज्य के द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया। इस परिषद का अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? तो वह था हमारा मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव। ठीक। देखो, मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होए, आपको चीज़ें याद हो जाएं। ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल स्पीड में देखिए और इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि एक बार कम से कम और देखें डबल की स्पीड में। आप देखिए क्या कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने आप ही माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, चाहे आप BPSC 3 तैयारी 3 या 4 की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। NCERT तो मस्ट बनता ही है। और ये मैं आपके लिए समरी लेके आई हूँ 6 से लेके 12 तक की जितनी भी NCERT में चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये कई पेपर में आप देखोगे ये चीज क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट एकदम आए हुए हैं। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य सचिव को इस समय डायरेक्टर के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों की संयुक्त शक्तियां मिल गई। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो हमारा कौन था? ब्रिटिश क्राउन। 8 सदस्य और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड 7 सदस्य, दोनों मिलाकर क्या हो जाते थे? 15 हो जाते थे। ठीक है। किसको निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया? वो था हमारा लॉर्ड स्टैनली। कौन था? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली को मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। वह किसके प्रति उत्तरदायी था? वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। भारत का जो सचिव होता था वो ब्रिटिश मंडल का सदस्य होता था। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे लॉर्ड पाम्पस्टन थे। लॉर्ड पाम्पस्टन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पारित होते समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस अधिनियम ने 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित किस शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो वो था दोहरी शासन व्यवस्था को। दोहरी शासन व्यवस्था को 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। अब क्या हुआ? भारत का जो गवर्नर जनरल था वो हमारा वायसराय बन गया, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। वह यह पदनाम धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह था हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारा भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक। एक अधिनियम के द्वारा भारत के देशी राजाओं के ब्रिटिश राज से सीधे संबंध किस वर्ष स्थापित किया गया? वो था हमारा 1858 में। 1858 में भारत के जो भी देशी राजा थे उसको ब्रिटिश राज से सीधे संबंध स्थापित किया गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? वह था हमारा 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य का विस्तार का पूरी तरह से खात्मा हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो कृपया करके इसे ध्यान से देखिए। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? वह था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। अब हम थोड़ा सा 1861 के ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल एक्ट के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधान
सभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया, वह था हमारा 1861 के अधिनियम के द्वारा। फिर से सुन लो, 1861 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया गया था, तो वो था हमारा प्रतिनिधि संस्थाओं को। कौन सा? प्रतिनिधि संस्थाओं को। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई, वो थी हमारी वायसराय। वायसराय को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधानसभा में जो है भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इसको वायसराय मनोनीत करता था, ठीक है, इसको वायसराय मनोनीत करता था। सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो यह था हमारा 2 वर्ष। कितना था? 2 वर्ष। वायसराय कितने लोग मनोनीत करते थे? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12, ठीक है। मनोनीत करने का काम किसका था? तो वायसराय का था। कब हुआ लागू? 1861 में, ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने वर्ष तक, कितने समय तक लागू रह सकता है, वो था 6 माह या हाफ ईयर। 6 माह या हाफ ईयर। तो अगर मान लो कि हमें संकटकालीन परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है भारत में, जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, तो उसमें क्या करेगा कि भारत का वायसराय जो है बिना परिषद के अनुमति के भी अध्यादेश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, और इसमें अधिकतम समय तक, कितने समय तक लागू कर सकता है, तो वो तो 6 माह तक, ठीक है। भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वो है वायसराय गवर्नर ऑफ जनरल को। भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो है हमारा वायसराय या कह लो गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वो थी हमारी विभागीय कार्य प्रणाली। विभागीय कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। इंडियन सिविल एक्ट तथा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया, तो वो हमारा 1861 में पारित किया गया। इंडियन सिविल एक्ट तथा इंडियन हाई कोर्ट कब पारित किया गया, तो वो हमारा 1861 में ही पारित किया गया। किसके मत के अनुसार 1861 के एक्ट के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो वो थे हमारे BM पायली। BM पायली के द्वारा 1861 के एक्ट के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी, वो थी हमारी वायसराय की स्वीकृति। वायसराय की स्वीकृति के अनुसार, स्वीकृति के आधार पर जो है कानून बनाना और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया मुंबई और मद्रास के प्रांतों को, ठीक है। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो वो तो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने या समाहित करने का प्रथम प्रयास अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। इससे आगे हम 1892 ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं इस पूरे को जो है कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मैं अपनी कमियों को सुधारूंगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।